हेलो गाइस, आई होप कि आप सब लोग सेफ हैं। एंड भैया आप लेक्चर्स नहीं डाल रहे हो, आप अपलोड क्यों नहीं कर रहे हो वीडियोस? 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, बहुत स्लो स्लो वीडियोस डाल रहे हो। देखो ऐसा है कि आई एम शिफ्टिंग टू अ न्यू सिटी। ओके, आई एम शिफ्टिंग टू अ न्यू सिटी। याद है मैंने तुम्हें एक बार बोला था कि गेस करो नया ऑफिस आ रहा है क्या, नया सेटअप आ रहा है क्या, तो वो मैंने प्लान किया था कि मैं इसी सिटी में करूँगा। लेकिन एक इम्पल्सिव और सडन डिसीजन के चलते क्या हुआ कि अब हम नई सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, कहाँ हो रहा हूँ, क्यों हो रहा हूँ, कैसे हो रहा हूँ, वो मैं आराम से तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, आराम से बताऊंगा। लेकिन अभी ऐसा था कि ये मुझे भी डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगा। एंड कुछ दिनों में पैकिंग वगैरह हो गई। तो जब तुम्हें देख रहे हो लेक्चर, तो उस टाइम पर पैकिंग वैकिंग चल रही थी बाहर, तो बार बार आवाज आ रही थी। तो जैसी आवाज आ रही थी मुझे वो पार्ट वापस रिकॉर्ड करना पड़ रहा था। इसी के साथ साथ वो लेक्चर मैंने कंप्लीट किया, फिर पैकिंग वैकिंग चल रही थी, तो उसके चलते अब ऐसा हुआ कि जब ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा था तब बाहर काम वाम चल रहा था, सामान वामान हट रहा था। जब मैं ये एडिट कर रहा था, ठीक है, तो पूरा घर ऐसा बिखरा हुआ था, पूरा घर बिखरा हुआ था। तो रात को 1 बजे 2 बजे कभी बक्से पे बैठ के तो कभी ऊपर नीचे, जैसा भी हो रहा था वैसे मैंने लेक्चर को एडिट किया। एंड आई नो, आई एम सॉरी फ्रॉम माई साइड। जैसे ट्रांसपोर्टेशन खत्म होता है फिर एक्सक्रीशन खत्म होगा। मोस्ट ऑफ यू माइट हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। अगर तुमने कंप्लीट कर लिया तो तुम्हारे रिवीजन में काम आएगा, क्योंकि साथ में टेस्ट सीरीज भी है। और अगर नहीं किया तो तुम्हारे पढ़ने के काम आएगा। एंड आई वुड लाइक टू विश एवरी वन ऑफ यू वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। ठीक है, मैं हैप्पी रक्षाबंधन भी विश नहीं कर पाया। तुम सोचो मतलब क्या सीन चल रहा होगा। ठीक है, फिर एडिटिंग के टाइम पे, वीडियो एडिटिंग के टाइम पे कभी किसी बक्से पे बैठ के तो कभी नीचे बैठ के, ऐसे मैंने थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के ये वीडियो एडिट किया है। ठीक है, इसके बाद एक्सक्रीशन आएगा। एंड जैसे ही एक्सक्रीशन आता है उसके बाद मैं ला रहा हूँ कुछ। ठीक है, सो येस, आई एम सॉरी फ्रॉम माई साइड, क्योंकि मुझे पता है कि अगेन देखा जाए तो इसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट या अब एक इम्पल्सिव और सडन डिसीजन था, सो आई कुड नॉट डू एनीथिंग। बट मैंने पूरा ट्राई करके ट्रांसपोर्टेशन का लेक्चर डाल दिया है। ठीक है, एंड देखो इसे, एंड ऑल्सो 1 लाइक फॉर विनोद। ओके यार, वॉच द लेक्चर, तुम्हें बहुत मजा आएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी रेस्पिरेशन की, कि कैसे भाई साहब जो खाना हम खा रहे हैं, ठीक है, उसमें से एनर्जी निचोड़ी जाएगी। और उसके बाद में हमने वेरियस चीज़ों की बात की, हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात की, हमने रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस की बात की, हम पानी की गहराइयों में भी गए। ठीक है, हमने उसके पहले क्या बात की थी? उसके पहले हमने बात की थी कि जो खाना हम खा रहे हैं उसे डाइजेस्ट कैसे किया जाता है, राइट? तो सबसे पहले लेक्चर के अंदर हमने वो बात की थी। अब वो बात तो सही है, लेकिन अब यार जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिले हैं, जो चीजें हमें ये सब प्रोसेस करने के बाद में मिली हैं, वो हमारे हर एक बॉडी पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करनी पड़ेगी ना। जब तक हम हर एक बॉडी पार्ट तक उस चीज को ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे तो मतलब क्या रहेगा? मेरे हाथ तक, मेरे दिमाग तक ये सारी चीज जानी तो चाहिए। तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन की बात आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की जो लाइफ प्रोसेस है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है गाइस ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, बात करते हैं व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन। Transportation is a life process where substances synthesized or absorbed in one part of the body are carried to other parts of the body. याद है हमने बात की थी कि कैसे जो खाना हम लोग खा रहे हैं, ठीक है, उसे एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? ताकि हमारा ब्लड जो है उसे एब्जॉर्ब कर सके, राइट? तो वही बात यहां पर की गई है। उसके बाद जो हमारे विलाय थे वहां से ब्लड ने एब्जॉर्ब कर लिया था, राइट? तो अब जो ब्लड ने एब्जॉर्ब किया है वो हमारा ब्लड सारे बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, अब बात आती है कि व्हाई इज ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट। तो ट्रांसपोर्टेशन इज इंपॉर्टेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। बाय द वे हम लोग दोनों की बातें करेंगे आज, प्लांट्स की भी करेंगे और एनिमल्स की भी करेंगे। ठीक है, एज इट लीड्स टू द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर, मिनरल्स, गैसेस एक्सेट्रा। ठीक है, अब हमने न्यूट्रिएंट्स की बात की कि कैसे हमने जो खाना खाया, ठीक है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स डिराइव किए गए और ब्लड के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। वाटर की बात तो हमें पता ही है। जब मैं गैसेस की बात करता हूं, ठीक है, जब मैं गैसेस की बात करता हूं तो हमने रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ा था यार कि एल्वियोलाई हमारे साइट ऑफ एक्सचेंज होती है, राइट? वहां पर हमने बात की थी कि कैसे ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड में जाता है, आरबीसीज के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ में बॉन्ड बनाता है और हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। उसी तरीके से जब सेल के अंदर हमारा रेस्पिरेशन हो जाता है उसके बाद में हमें मिलता है CO2 और वो CO2 ब्लड के थ्रू हमारे एल्वियोलाई के पास में आता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन है हमारे लंग्स से हमारे बॉडी के हर पार्ट तक। तो अगेन हमारा ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है चीजों को, राइट? CO2 लेकर आ रहा है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट होता है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी में से जो वेस्ट मटेरियल हमारे काम का नहीं होता है, अभी CO2 भी जो हमारा वेस्ट मटेरियल है हमारा कोई भी काम का नहीं है, तो वो भी कैसे उस सेल से आता है ब्लड के थ्रू और उसके बाद में एल्वियोलाई में एक्सचेंज होता है और फिर हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, राइट? तो ये सारी चीजों के लिए हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन
इन प्लांट्स की, उसके बाद हम लोग फिर ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स की बातें करेंगे, ठीक है। सो अ ग्रुप ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्मिंग वेस्कुलर टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल सेल्स ऑफ द प्लांट्स। यहां पर जो टिश्यूज की बात की जा रही है वो है बेसिकली हमारे जाइलम और हमारा फ्लोएम, ठीक है। तो यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम की बात की जा रही है। ये जो दोनों टिश्यूज हैं, ये टिश्यूज जो होते हैं दे हेल्प सबसे पहले तो इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। अभी तो हमने सिर्फ एक आइडिया लिया कि बेसिकली ये होता क्या है, अब थोड़ा सा हम लोग डिटेल में बातें करते हैं। तो जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। तो सॉइल से जो पानी और मिनरल्स ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है, सॉइल से जो पानी और मिनरल्स ऑब्टेन हो रहा है वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाइलम काम आता है, ठीक है। दूसरी बात, जब प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, ठीक है, उसके बाद में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के बाद में जो एंड प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, जो एक्चुअल में प्लांट का खाना बनता है, उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लोएम काम आता है, ठीक है। तो हम लोग दोनों के बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं यहां पर जाइलम की, तो अगेन हम देख सकते हैं कि जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल। अब ये ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे, ये हम लोग देखते हैं। अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर की सबसे पहले, यानी कि हम लोग यहाँ पर जाइलम वाइलम का रोल देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ H2O की या फिर वाटर की। यहाँ पर दो तरीकों से जनरली ये चीज परफॉर्म की जाती है। सबसे पहला तो है हमारा ट्रांसपीरेशनल पुल, ठीक है, सबसे पहला जो है हमारा वो है ट्रांसपीरेशनल पुल, ओके। एंड जो सेकेंड केस है हमारा, जो हमारी सेकेंड चीज है वो है रूट प्रेशर। जो हमारा सेकेंड मेथड है वो है रूट प्रेशर। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग दोनों को डिटेल में समझेंगे, उसके बाद ये भी समझेंगे कि इन दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अगर मैं सबसे पहले रूट प्रेशर की बात करता हूं तो ये है हमारा सॉइल, ठीक है, और यहां पर ये है हमारा रूट, ये है हमारा रूट, ये है रूट हेयर्स, ठीक है, ये है रूट हेयर्स। अब हमें ये चीज पता है कि इन रूट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है वाटर प्लस मिनरल्स, या फिर हम कह सकते हैं वाटर प्लस आयंस, राइट, कुछ भी कह लो, मिनरल्स कह लो, आयंस कह लो। सॉइल के अंदर भी ये जो सॉइल है, ठीक है, ये हमारा सॉइल है, ये जो हमारा सॉइल है, सॉइल के अंदर भी हमें वाटर प्लस आयंस देखने को मिलते हैं, राइट। सॉइल के अंदर भी हमें वाटर प्लस आयंस देखने को मिलते हैं। अब एक चीज ऐसी है कि ये जो हमारे रूट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को या फिर एटीपी को खर्च करके, ठीक है, स्पेंड करके आयंस को अंदर खींच लेते हैं, ठीक है, आयंस को अंदर खींच लेते हैं। अब देखते हैं इसका इफेक्ट क्या हो रहा है। यार पहले अंदर वाटर प्लस आयंस थे, हमें ये पता है, लेकिन अब क्या हुआ, ज्यादा आयंस आने के कारण, बाहर से आयंस आने के कारण रूट के अंदर आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ गई, ठीक है, आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ गई एज कंपेयर टू वाटर। अब क्या हुआ कि सॉल्वेंट जो है हमारा, जो कि पानी है रूट के अंदर, वो कम हो गया एज कंपेयर टू सोल्यूट, क्योंकि रूट ने क्या किया कि रूट ने अपनी एनर्जी स्पेंड करके बाहर से आयंस खींच लिए, तो पानी हो गया कम और आयंस हो गया ज्यादा। अगर इसका एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल याद रखना हो ना, तो मैगी का एग्जांपल याद रखना। कुछ लोगों को मैगी पानी वाली पसंद होती है, कुछ लोगों को सूखी पसंद होती है, राइट। अब अगर मैं बात करता हूं जिस केस में, जिस बोल में पानी ज्यादा है उस केस में मैगी कम है, और जिस केस में मैगी ज्यादा है उस केस में पानी कम है, सेम केस है, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, बेसिकली आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो पानी का कंसंट्रेशन कम हो गया एज कंपेयर टू सोल्यूट, ठीक है। तो सोल्यूट ज्यादा है और सॉल्वेंट कम है। अब अगर हम चीज नोटिस करते हैं, पहले केस में क्या था कि पहले केस में सब इक्वल इक्वल था, ठीक है, पहले केस में सब इक्वल इक्वल था, लेकिन अब क्या हुआ, चूंकि अंदर आयंस बढ़ गए तो पानी का कंसंट्रेशन कम हो गया। इसका मतलब अब बाहर जो सॉइल है, सॉइल के अंदर रूट के कंपैरिजन में पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, राइट। तो हमने क्या पढ़ा था, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। तो क्या होता है कि ये जो पानी होता है, जो यहां पर पानी होता है हमारा, ये अंदर फ्लो कर जाता है बाय ऑस्मोसिस, ठीक है, इट फ्लोज इनसाइड बाय ऑस्मोसिस। और ये जो ऑस्मोसिस के थ्रू पानी अंदर फ्लो हो रहा है, उसके बाद में ये जो पानी है वो ऊपर जाता है, ठीक है, उसके बाद ये जो पानी है वो ऊपर निकल जाता है, ठीक है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हाई कंसंट्रेशन से H2O के हाई कंसंट्रेशन से H2O के लो कंसंट्रेशन में जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि आयंस जब खींच लिए गए तो पानी का कंसंट्रेशन हो गया कम। अब पानी का कंसंट्रेशन सॉइल के कंपैरिजन में कम हो गया तो सॉइल से पानी अंदर फ्लो करेगा। अब यार ये जो रूट प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ये जो हमारा रूट था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमारा रूट था, ये जो रूट प्रेशर क्रिएट हुआ इसके कारण जो है अब पानी ऊपर के साइड फ्लो होगा, ठीक है। तो ये सीन कुछ ऐसा होता है। तो ये जो पानी है हम साफ साफ देख सकते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में पुश हो रहा है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में पुश हो रहा है, राइट। अगर ये बात तो हमारी हो गई रूट प्रेशर की, लेकिन रूट प्रेशर जनरली स्मॉलर प्लांट्स में देखा जाता है। अब ऐसा है ना कि जो टॉल प्लांट्स होते हैं, ये रूट प्रेशर इतना केपेबल नहीं होता है कि वो टॉल प्लांट्स में ऊपर ऊपर तक पानी का ट्रांसपोर्ट हो सके। तो उस केस में हमें देखने को मिलता है ट्रांसपीरेशनल पुल। तो ये हमारी ट्री है, ठीक है, ये हमारी ट्री है। अब हमें पता है कि ट्री काफी टॉल होती है, अ ट्री इज वेरी टॉल,
और हमें एक चीज ये भी पता है कि हमें प्लांट्स के अंदर ट्रांसपीरेशन देखने को मिलता है, राइट। हमें प्लांट्स के अंदर ट्रांसपीरेशन देखने को मिलता है। ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या है? ट्रांसपीरेशन का मतलब जो वाटर लॉस होता है। वाटर लॉस कैसे होता है भाई? यहाँ पर जो हमारे सन है, यहाँ पर जो हमारे सूरज देवता है, ठीक है, हीट के कारण क्या होता है कि वाटर लॉस होता है, पानी बाहर निकलता है। अब ये जो पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है, इसी थ्योरी से, इसी ट्रांसपीरेशन पुल की थ्योरी से जो है पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता है। कैसे होता है अब हम वो समझते हैं। यार हमको ये पता है कि हमारे प्लांट्स जो है, हमारे जितनी भी ट्रीज हैं, प्लांट्स है, सब सेल से बने हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक सेल का सिस्टम ड्रॉ करता हूं तो कुछ ऐसा बनेगा। अब ऐसे तो बहुत सारे सेल्स है, लेकिन मैं सिर्फ एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा, यहाँ से हमारा सॉइल है और ये नीचे हमारे रूट्स है, ठीक है। अब क्या हुआ यार, अब क्या हुआ कि यहां पर ट्रांसपीरेशन के चक्कर में इस सेल से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो गया, ठीक है, इस सेल से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो गया, राइट। अब जब इस सेल से पानी का लॉस हो गया तो वहां पर जगह खाली बच गई, ठीक है, वहां पर वैकेंसी क्रिएट हो गई, जिसके चलते इस सेकंड वाले सेल से अब पानी का मॉलिक्यूल इस फर्स्ट सेल में चलेगा। अब सेकंड सेल में वैकेंसी क्रिएट हो गई तो तीसरे से सेकंड में चलेगा। ऐसे करते 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 सब आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, सब आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, सब आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, राइट। लेकिन जब हम लोग इस लास्ट सेल पे पहुंचेंगे, हम जब इस लास्ट सेल पे पहुंचेंगे तो ये क्या करता है कि ये सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। तो ये सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके चलते हम देख सकते हैं कि पानी का ट्रांसपोर्टेशन कैसे यहां से नीचे से ऊपर तक हो रहा है, राइट। तो ये काफी कमाल की चीज है, क्योंकि एक चीज हमें समझना इंपॉर्टेंट है कि ग्रेविटी नीचे की साइड लग रही है, लेकिन पानी का ट्रांसपोर्टेशन इस ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है ऊपर की साइड में, राइट। पानी का ट्रांसपोर्टेशन ऊपर की साइड में हो रहा है, दैट इज क्वाइट अमेजिंग। कैसे हो रहा है? अगेन पानी का लॉस हुआ थ्रू ट्रांसपीरेशन, तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि पानी का यहां पर लॉस हुआ ट्रांसपीरेशन के चलते, राइट। पानी का यहां पर लॉस हुआ ट्रांसपीरेशन के चलते, ठीक है। अब जैसे जैसे ट्रांसपीरेशन हो रहा है वैसे वैसे पानी का लॉस हो रहा है, जिसके चलते यार नीचे की साइड एक पुल क्रिएट हो रहा है। क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि अब वैकेंसी क्रिएट होती जा रही है। वैकेंसी क्यों क्रिएट हो रही है? क्योंकि पानी निकलता जा रहा है। तो जैसे जैसे पानी बाहर निकल रहा है वैसे वैसे वैकेंसी क्रिएट हो रही है, जगह खाली हो रही है, और जैसी ही जगह खाली हो रही है नीचे से पानी को पुल कर लिया जा रहा है प्लांट के द्वारा। इसलिए यार हम देखते हैं कि ये जो ट्रांसपीरेशनल पुल थ्योरी है ये कैसे काम करता है। अगर ये हमारी बात हो गई ट्रांसपीरेशनल पुल की और रूट प्रेशर की। रूट प्रेशर हमने बात की कि कैसे जो हमारे यहाँ पर रूट होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पानी और आयंस दोनों होते हैं, सॉइल के अंदर भी वाटर प्लस आयंस दोनों होते हैं, लेकिन रूट्स क्या करते हैं? अपनी एनर्जी खर्च करके आयंस को अंदर ले लेते हैं, जिसके चलते यार पानी के अंदर आयंस बढ़ जाते हैं, ठीक है, जिसके चलते रूट्स के अंदर सॉरी आयंस बढ़ जाते हैं। अब आयंस बढ़ गए यानी कि मिनरल्स बढ़ गए तो पानी का कंसंट्रेशन कम हो गया। अब पानी का कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू बाहर कम हो गया, राइट। यहां पर पानी अब एज कंपेयर टू बाहर कम हो गया, जिसके चलते अब पानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में फ्लो करेगा। तो पानी सॉइल से पानी अंदर की साइड फ्लो होता है और फिर यहां से अपवर्ड निकल जाता है रूट प्रेशर के कारण। जो एक प्रेशर क्रिएट होता है इसके कारण पानी नीचे से ऊपर निकल जाता है। तो ये बेसिकली रिवॉल्व करता है। सबसे पहले स्टेप क्या है? एनर्जी खर्च करके आयंस को अंदर लेना। दूसरी चीज, अब चूंकि वाटर का कंसंट्रेशन कम हो गया है आयंस के बढ़ने के कारण, आयंस के कंसंट्रेशन के बढ़ने के कारण, तो पानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में फ्लो हो रहा है, तो इसलिए एक रूट प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, जिसके चलते पानी ऊपर जो है वो चले जाएगा। ट्रांसपीरेशनल पुल में काफी आसान है समझना। हीट के कारण, ठीक है, हमारे सूरज देवता है, जिसके चलते पानी जो है उसका लॉस हो रहा है। अब जैसे ही पानी का लॉस हो रहा है नीचे एक सक्शन क्रिएट हो रहा है, एक पुल क्रिएट हो रहा है। हम इसको समझ सकते हैं, जो हमारा स्ट्रॉ होता है, ठीक है, हम जब स्ट्रॉ से जूस पीते हैं तो हम एक सक्शन क्रिएट करते हैं, जिसके चलते नीचे से चीजें ऊपर आती है, नीचे से जो हमारा जूस है वो ऊपर आता है, राइट। उसी तरीके से इस प्लांट के केस में भी नीचे से जो हमारा पानी है वो ऊपर की साइड ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि यहां से पानी का लॉस होते जाता है। तो ये होता है हमारा ट्रांसपीरेशनल पुल, ठीक है। और रूट प्रेशर भी हमने बात कर ली। अगर इसके पहले हम ट्रांसपोर्टेशन इन फूड शुरू करें, एक चीज समझना इंपॉर्टेंट है कि क्या रात के टाइम पे ज्यादा इफेक्टिव ट्रांसपीरेशनल पुल होगा? क्या रात के टाइम पे ज्यादा इफेक्टिव ट्रांसपीरेशनल पुल होगा या फिर रूट प्रेशर होगा? क्या होगा ज्यादा इफेक्टिव? हमें ये पता है यार कि ट्रांसपीरेशन के अंदर पानी का लॉस हो रहा है। किससे लॉस हो रहा है? हीट के कारण। वो हीट कहां से आ रही है? सन से। क्या रात में सूरज देवता होते हैं? नहीं होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि रात को ट्रांसपीरेशन नहीं हो सकता। जब रात को ट्रांसपीरेशन नहीं हो सकता तो रूट प्रेशर रात को ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसलिए रात में पानी का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बहुत स्लोली होता है, क्योंकि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि स्मॉल प्लांट्स में रूट प्रेशर इफेक्टिव होता है क्योंकि वो स्मॉल है। लेकिन जब मैं टॉल प्लांट्स की बात करता हूं तो वहां पर ट्रांसपीरेशनल पुल ज्यादा इफेक्टिव होता है। बट वही बात हो गई यार कि ट्रांसपीरेशनल पुल जो है रात के टाइम पे तो हो नहीं सकता, इसलिए रात के टाइम पे रूट प्रेशर ज्यादा इफेक्टिव होता है
और रात के टाइम पे इसीलिए रात को पानी का ट्रांसपोर्टेशन भी धीरे 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 होता है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसलोकेशन की, या फिर हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड की। किसके थ्रू? फ्लोएम के थ्रू। ओके, किसके थ्रू? फ्लोएम के थ्रू, राइट। तो हम अब बात करने वाले हैं फूड कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब इसका मतलब क्या है? बेसिकली जो खाना फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, जो प्लांट ने खाना बनाया है, अब उसकी मूवमेंट, तो पूरे प्लांट को जरूरत है, राइट। पूरे प्लांट को एनर्जी की जरूरत है, खाने की जरूरत है, इसीलिए पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन होगा। सही बात है। अब ऑफ कोर्स ट्रांसलोकेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो किस तरह है? वो फ्लोएम से हो रहा है। लेकिन फ्लोएम एक टिश्यू है, फ्लोएम के अंदर भी ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, और जो हेल्पफुल होते हैं वो कौन से होते हैं? एक तो है हमारा सीव ट्यूब्स, हम कह सकते हैं सीव ट्यूब सेल्स, ठीक है, और दूसरे जो हमारे होते हैं वो है कंपेनियन सेल्स, वो है कंपेनियन सेल्स। अब यार हम समझ सकते हैं नाम से कि जो कंपेनियन सेल्स होते हैं वो सीव ट्यूब की हेल्प करते हैं, और जो मेन ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सीव ट्यूब के थ्रू होता है, ठीक है, वो सीव ट्यूब के थ्रू होता है। तो कंपेनियन सेल्स हेल्प करते हैं सीव ट्यूब सेल्स की, और ये दोनों जो सेल्स हैं वो हमारे फ्लोएम का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। अब इसका जरा हम लोग अगर मैकेनिज्म देखते हैं तो ये कुछ ऐसा होता है। ये है हमारे सीव ट्यूब, ये हमारा सीव ट्यूब है, ठीक है, और यहां पर ये जो बना रहा हूं मैं, ये हमारे कंपेनियन सेल्स हैं, ठीक है, ये हमारे कंपेनियन सेल्स होते हैं। ओके, अब जो खाना हमारा बना है प्लांट के अंदर, जो ग्लूकोज बना है, ठीक है, जो ग्लूकोज बना है, सबसे पहले वो कन्वर्ट होता है सुक्रोज में, ठीक है, सबसे पहले हमारा ग्लूकोज कन्वर्ट होता है सुक्रोज। अब जो सुक्रोज बना है, ठीक है, अब जो सुक्रोज बन गया है वो एंटर करेगा, ये जो सुक्रोज है अब ये एंटर करेगा इस सीव ट्यूब में। तो मैं इसका नाम दे देता हूं, ठीक है, ये हमारा सीव ट्यूब है, ये हमारा सीव ट्यूब है, एंड दीज आर आवर कंपेनियन सेल्स, ये हमारे कंपेनियन सेल्स हैं। तो मैं इसको COMP सेल्स लिख देता हूं यहां पर। ओके, तो ये जो सुक्रोज है हमारा एंटर कर गया यहां पर मैं बना दूंगा इसको, तो ये एंटर कर गया यहां पर सीव ट्यूब के अंदर। अब क्या होता है कि यहां पर जो हमारा जाइलम होता है, ठीक है, जाइलम होता है, वहां से पानी जो होता है वो आता है नीचे, ठीक है, वो आता है नीचे। तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि फूड की मूवमेंट के लिए पानी हेल्प करता है, ठीक है, फूड की मूवमेंट के लिए पानी हेल्प करता है। अब यहां पर पानी आ गया, तो ये क्या बन गया? ये हमारा बेसिकली यहां पर कुछ ऐसा बन चुका है H2O प्लस सुक्रोज, ठीक है, ये बन चुका है H2O प्लस सुक्रोज। अब H2O के आते से यहां पर जो हमारा प्रेशर है, यहां पर जो हमारा प्रेशर है वो बढ़ चुका है, राइट, यहां पर हमारा प्रेशर इंक्रीज हो चुका है। अब यार यहां पर प्रेशर जो हमारा इंक्रीज हो चुका है, ठीक है, यहां पर हमारा प्रेशर इंक्रीज हो चुका है, यहां पर प्रेशर कम है, यहां पर लो प्रेशर है, राइट, यहां पर लो प्रेशर है। और मान लेते हैं कि यहां पर ये जो है हमारा, ये जो पार्ट है प्लांट का, ये वाला जो पार्ट है, यहां पर हमें फूड को ट्रांसपोर्ट करवाना है, ठीक है। अब यहां पर प्रेशर हाई क्रिएट हो गया, यहां पर इस वाले पॉइंट पर अगर मैं बोलता हूं, अगर मैं यहां पर मार्क करता हूं, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर प्रेशर लो है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर प्रेशर लो है, तो यहां से इस हाई प्रेशर वाले पॉइंट से हमारा फूड जो है वो लो प्रेशर वाले में फ्लो कर जाता है, ठीक है, और इसकी फ्लो में हेल्प कौन करता है? हेल्प करता है हमारा पानी, और इसी को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, राइट, बहुत ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि फ्लोएम टिश्यू के अंदर सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स मेनली हेल्प करते हैं, ठीक है। अब जो हमारा फ्लोएम टिश्यू है, जो फ्लोएम टिश्यू इसके अंदर जो सीव ट्यूब सेल्स है, इसका मेन काम है कंपेनियन सेल्स यहां पर हेल्प करते हैं सीव ट्यूब की, ठीक है। अब ये जो सीव ट्यूब सेल्स हैं, सबसे पहले क्या हुआ कि हमारा जो ग्लूकोज था, वो सुक्रोज में कन्वर्ट हुआ, हमारा ग्लूकोज सुक्रोज में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद में ये जो सुक्रोज है, ठीक है, यहां पर मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं, सुक्रोज जो है, सुक्रोज सीव ट्यूब सेल्स में एंटर हुआ, सीव ट्यूब में एंटर हुआ मैं कह सकता हूं। उसके बाद में क्या हुआ कि यहां से जो जाइलम था, ठीक है, जो हमारा जाइलम था, जाइलम से पानी नीचे फ्लो किया। ओके, जैसे ही पानी नीचे फ्लो किया और यहां पर आया, अब यहां पे क्या हुआ, जैसे ही पानी एंटर हुआ तो वाटर के साथ में, पानी के साथ में सुक्रोज मिक्स हो गया। अब जैसे ही सुक्रोज मिक्स हुआ, प्रेशर इंक्रीज हो गया, राइट। अगर मैं यहां पर ग्रीन से मार्क कर रहा हूं, अगर मैं इस पॉइंट यहां की बात करता हूं तो यहां पर प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू यहां पर, राइट, एज कंपेयर टू दिस वाला पॉइंट। तो क्या होगा, अब हाई प्रेशर से जो हमारा फूड है वो लो प्रेशर में फ्लो करेगा, ठीक है, और अगर यहां पर कहीं तो भी फूड चाहिए होगा तो बड़ी आसानी से फूड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। एक चीज इंपॉर्टेंट ये भी है कि फूड के ट्रांसपोर्टेशन में पानी का इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, तभी जो है हमारा फूड मिक्स होता है, हमारा जो सुक्रोज है वो मिक्स होता है और वहां से नीचे फ्लो करता है लो प्रेशर में। तो हाई प्रेशर से चीजें लो प्रेशर में फ्लो कर रही है। आई होप ये कंटेस्ट हो गया होगा। ओके, सो गाइस, अब हमने सबसे पहले बात तो कर ली ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं ह्यूमंस की तरफ कि हम इंसानों में चीजों का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। और जब बात ट्रांसपोर्टेशन की आती है तब बात आती है ब्लड की, ठीक है, क्योंकि ब्लड के बिना ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है। ब्लड क्या है पहले वो देख लेते हैं तो हमको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ब्लड इज अ स्पेशल फ्लूइड दैट इज एक्चुअली अ कनेक्टिव टिश्यू, टू बी मोर प्रिसाइज it is a transport liquid which is pumped by the heart to different parts of the body, after which it comes back again to the heart.
अब बात ऐसी है कि हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी कि कैसे यार एल्वियोलाई साइट ऑफ एक्सचेंज होती है, ठीक है, वहां पर कैसे जो एल्वियोलाई के थ्रू ऑक्सीजन ब्लड में जाता है वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये सब कौन कर रहा है, ये कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन है, इसके पीछे ब्लड है, ठीक है। तो हमने जितनी भी बात की कि सबके अंदर ब्लड इन्वॉल्व था, तो ब्लड इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है और इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। क्यों है, क्योंकि भाई एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक अगर कोई चीज ट्रांसपोर्ट होके जा रही है उसका कारण ब्लड है, राइट, उसका कारण ब्लड है। ओके, अभी इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये समझना है कि ब्लड के कंपोनेंट्स क्या है। ठीक है, मैंने बोल दिया ब्लड करता है, लेकिन ब्लड के अंदर कुछ तो होगा, राइट, ब्लड के अंदर कुछ तो होगा। जैसे कि ये पेन है, अब इस पेन के अंदर कुछ तो ऐसा होगा जिसके कारण मैं इस पर लिख पा रहा हूं, राइट। तो उसी तरीके से ब्लड के अंदर भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनको समझना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लड की कंप्लीट जान ही वही है, जैसे तुम लोग मेरी जानो, ठीक है। तो अब जब मैं बात करता हूं मेन कंपोनेंट्स की ब्लड के, तो इसमें सबसे पहले आता है प्लाज्मा, दूसरे हैं रेड ब्लड सेल्स यानी कि एरिथ्रोसाइट्स, और तीसरे हैं व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि ल्यूकोसाइट्स। अब हम तीनों की एक एक करके बात करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, फिर सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट की, जो कि है हमारा प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 55% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। अब ये समझाने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं और जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, और जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और तो मैं इस पर व्हाइट ड्रॉ नहीं कर सकता, ठीक है, और जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये दोनों सस्पेंड करते हैं प्लाज्मा में, ठीक है, ये दोनों सस्पेंड करते हैं प्लाज्मा में। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा लेमैन्स लैंग्वेज में ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा होता है। बेसिकली जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं और जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो प्लाज्मा के अंदर सस्पेंड करते हैं। अगर इसको और अच्छे से समझते हैं तो ये कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर ये पानी है, ठीक है, ये पानी है और इसमें ये रेड बॉल्स तैर रही हैं और व्हाइट बॉल्स भी तैर रही है, ठीक है, व्हाइट बॉल्स भी तैर रही है। ये जो पानी यहां पर काम कर रहा है सेम टू सेम प्लाज्मा वैसा हमारे ब्लड के अंदर काम करता है। ये जो रेड बॉल्स हैं ये आरबीसीज हैं अकॉर्डिंग टू आर ब्लड, और ये जो मैंने यहां पर ब्लू से ड्रॉ किया है वो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, वो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। ओके, तो ये बात हमारी हो गई। नेक्स्ट चीज ये है कि प्लाज्मा की अगर हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो प्लाज्मा कंटेन्स 91 to 92% ऑफ वाटर। मतलब प्लाज्मा का 92% तो पानी ही है, सोचो। उसके बाद में इट कंटेन्स 7% प्रोटीन्स, ठीक है, बच्चे कुछ 7% उसके अंदर प्रोटीन होता है, 0.9% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं और 0.1% ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा एज इन होल, प्लाज्मा के अंदर 92% तो पानी होता है। प्लाज्मा का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो तो पानी होता है, जो कि होता है 92%, राइट। बचा हुआ 7% प्रोटीन्स होते हैं, बचा हुआ 0.9% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और थोड़ा सा 0.1% होता है ग्लूकोज, ठीक है। तो अभी प्लाज्मा वाली बात क्लियर हो गई। अब प्लाज्मा की बात तो हो गई कि कैसे ये रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और ब्लड प्लेटलेट्स भी, उसके अंदर ब्लड प्लेटलेट्स भी ऐड कर देना कि ये जो तीनों चीजें होती है वो कैसे सस्पेंड करती है हमारे प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंडिविजुअली आरबीसीज की, व्हाइट ब्लड सेल्स की और ब्लड प्लेटलेट्स की, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं आरबीसीज की, तो इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। अगर तुम्हें याद हो तो हमने बात की थी कि कैसे एल्वियोलाई पे एक्सचेंज होता है, राइट, ऑक्सीजन हमारे ब्लड में आता है। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि ब्लड में भी कहां जाता है, ब्लड के अंदर भी वो जाता है आरबीसीज के अंदर। आरबीसीज के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है जिससे ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है और फिर ब्लड जो है उस ऑक्सीजन को कैरी करता है, राइट। तो आरबीसी का मेन काम क्या होगा, आरबीसी का काम है ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ट्रांसपोर्ट कर दिया, अब सेल ने बोला 2 मिनट रुक, मैं अपना कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा हूं, इसको प्लीज बाहर छोड़ देना, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करते हैं, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं और वहां से जो उनको CO2 मिल रहा है वो वापस से लंग्स में लेकर आते हैं, ठीक है। तो इनका मेन काम क्या है, ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम द लंग्स, ठीक है, एंड टेकिंग बैक CO2 टू द लंग्स, राइट। बात समझ में आ रही है। अगर तुम्हें कभी भी याद नहीं आया तो तुम एल्वियोलाई वाला जो एग्जांपल है वो याद रख सकते हो कि हाँ यार, एल्वियोलाई साइट ऑफ एक्सचेंज थी और ऑक्सीजन ब्लड में जा रहा था, ब्लड में भी कहां जा रहा था, ऑक्सीजन कहां जा रहा था, आरबीसीज में जा रहा था, ठीक है। तो आरबीसीज क्या काम करते हैं, एक तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं हमारा, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हमारे बॉडी से वो लंग्स तक लाने में हमारी हेल्प करते हैं। अब जब हम बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स की, ठीक है, जब हम बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स की, तो ये हमें हेल्प करते हैं डिजीजेस से फाइट करने में, ठीक है। दे हेल्प अस इन फाइटिंग डिजीजेस, ठीक है। इसी के साथ साथ अटैक दी फॉरेन बॉडीज इन दी ब्लड। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी अनवांटेड बॉडीज, कुछ ऐसे अनवांटेड चीजें हमारे ब्लड में होती है जो कि हमारे किसी काम की नहीं होती है, तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ये उन पर अटैक करते हैं, ठीक है। तो ये उन पर अटैक करते हैं। फॉरेन बॉडीज कुछ ऐसी बॉडीज है जो कि अनवांटेड है और कह सकते हैं कि बाय एक्सीडेंट हमारे बॉडी में आ चुकी है। तो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स बड़े ही स्मार्ट और तैनात, ठीक है, इन्होंने देखा
अटैक करना शुरू कर दिया, राइट। और उसी के साथ साथ हमें हेल्प भी करते हैं ये डिजीजेस से फाइट करने में, ठीक है। दे आर लेस एज कंपेयर टू आरबीसीज। अगर मैं बात करता हूं आरबीसीज की, तो आरबीसीज नंबर में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तीसरी हम लोग बात करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स की, और इनका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है। यार बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम गिर जाते हैं, राइट, हम गिर जाते हैं, उसके बाद में वहां पर एक ऐसा वूंड हो जाता है जहां से खून निकलने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद खून निकलना बंद हो जाता है। सोचो अगर खून निकलना बंद ही नहीं होता तो पूरी बॉडी का ब्लड लॉस हो जाता, राइट, पूरी बॉडी में से ब्लड निकल जाता। तो ये रोकने के लिए ये ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। ये ब्लड प्लेटलेट्स क्या करते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ब्लीडिंग और इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इसका मतलब जब हमको लगती है ना तो ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए, और उसके बाद में वो वूंड भरने वाला होता है, राइट, हम देखते हैं कि उस पर पपड़ी जम जाती है। तो ये जो काम है वो हमारे ब्लड प्लेटलेट्स करते हैं, और बड़ी ही आसानी से और बड़ी ही प्यार से हमारा जो वूंड है वो धीरे धीरे भरने लगता है। पहले तो ब्लीडिंग रुक जाती है, और उसके बाद में फिर क्लॉटिंग हो के वो घाव हमारा ठीक हो जाता है, ठीक है। अब एक चीज मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि प्लाज्मा का काम क्या है। तो प्लाज्मा का ये काम है, प्लाज्मा हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, इन ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स एंड हॉर्मोन्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो ये चीज एक्चुअली हम लोग फंक्शंस ऑफ ब्लड में पढ़ने ही वाले थे, लेकिन मैंने तुम्हें थोड़ी सी पहले ही बता दी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड की। देखो फंक्शंस ऑफ ब्लड के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ ब्लड के अंदर वही फंक्शंस है जो हम लोग इंडिविजुअली पढ़ के आए, ठीक है। हमने आरबीसीज के फंक्शंस पढ़े, वहां से निकालो और यहां पर लगा दो। आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज के निकाले, वहां से निकालो यहां पर लगा दो। ब्लड प्लेटलेट्स की बात की, वहां से निकालो यहां पर लगा दो। देखते हैं अभी, ठीक है। ब्लड प्रोवाइड्स द बॉडी सेल्स विद ऑक्सीजन एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड, हमने देखा आरबीसीज का फंक्शन था, ठीक है। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स, हमने देखा प्लाज्मा में देखा हमने, ठीक है। फॉर्म्स क्लॉट्स टू प्रिवेंट ब्लड लॉस, ब्लड प्लेटलेट्स में देखा हमने, ठीक है। साथ ही साथ में इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर एंड इट ब्रिंग्स वेस्ट प्रोडक्ट्स टू द किडनीज एंड लीवर, राइट, सही बात है। अब इसके बारे में हम लोग एक्सप्रेशन में अच्छे से बात करेंगे, लेकिन हाँ, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको भी ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है ऐसी साइट पर जहां से वो बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस मिला के फंक्शंस ऑफ ब्लड की बात की गई है, ओके। अब जब हम लोग बात करते हैं कि किसी फैक्ट्री से कोई प्रोडक्ट हमारे घर पर आ रहा है, तो वो कैसे आता है, वो आता है एक ट्रक में या फिर एक वैन में, ठीक है। वो आता है एक ट्रक या फिर एक वैन में, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं ब्लड की, तो ब्लड भी किसी ना किसी इसमें ट्रैवल करते होंगे ना कोई ऐसी चीज होगी, कोई ना कोई ऐसी पाइपलाइन होगी जिससे ट्रैवल करते होंगे। अब हमारे घर में पानी कैसे आता है, हमारे घर में पानी कैसे आता है, ऐसा मतलब हवा से पानी आता है, हम उसको गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं क्या, नहीं, हमारे घर में नलों में पानी आता है, और वो पाइपलाइन से प्रॉपर हमारे घर में पानी आता है, राइट। वैसे ही यार हमारे बॉडी के अंदर ब्लड भी कुछ ऐसी पाइपलाइंस में ट्रांसपोर्ट होता है, हमारा ब्लड भी कुछ ऐसी पाइपलाइंस में चलता है, ओके। इसके अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे आर्टरीज की, फिर हम बात करेंगे वेन्स की, और तीसरी हम लोग बात करेंगे कैपिलरीज की, राइट। जब मैं आर्टरीज की बात करता हूं, सो दीज आर द ब्लड वेसल्स, अब चूंकि हम इसको ब्लड वेसल्स के अंदर पढ़ रहे हैं तो स्टार्टिंग हम लोग ऐसे ही करेंगे। दीज आर द ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, व्हिच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अभी बस दिमाग में इतना रखना कि ये हार्ट है, हार्ट से दूर लेके जा रही है, राइट। वेन्स, दीज आर द ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, मतलब ये हार्ट है, हार्ट के पास लेकर आ रही है, ओके। तीसरी चीज, कैपिलरीज आर टाइनी ब्लड वेसल्स कनेक्टिंग आर्टरीज टू वेन्स, ठीक है। जैसे कि हमने बात की थी यार कि एल्वियोलाई साइट ऑफ एक्सचेंज था, वैसे इस केस में यार कैपिलरीज जो होते हैं वो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक। आर्टरीज और वेन्स को ऐसा कनेक्ट करने का काम करते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं, राइट। अब हम लोग थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि आर्टरीज, वेन्स और हमने कैपिलरीज की क्या बात की। हम लोग छोटा सा यहाँ पर लिख लेते हैं। आर्टरीज में हमने बात की थी अवे फ्रॉम हार्ट, राइट, आर्टरीज में हमने अवे फ्रॉम हार्ट की बातें की थी। वेन्स में हमने टुवर्ड्स द हार्ट की बात की थी, राइट, वेन्स में हमने टुवर्ड्स द हार्ट की बातें की थी। कैपिलरीज आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट कर रहे थे, ओके। मैं मान लेता हूं ये मेरा हार्ट है, ठीक है, मान लेता हूं मेरा हार्ट है, और ये मेरा ऑर्गन है, ये मेरा ऑर्गन है। अब हार्ट से ये जो ब्लड वेसल निकल रही है, ठीक है, ये जो ब्लड वेसल यहां से इस ऑर्गन तक जा रही है, ये कौन सी होनी चाहिए, ये आर्टरी होनी चाहिए या फिर ये वेन होनी चाहिए, ये कौन सी होनी चाहिए? मेरे हिसाब से ये आर्टरी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आर्टरीज में हमने देखा इट कैरीज ब्लड, यहां पे मैं लिख देता हूं, ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। अगर मैं देखता हूं तो ब्लड यहां से ऐसा कुछ जा रहा है, ऐसा कुछ जा रहा है ऑर्गन की तरफ, तो मेरे हार्ट से दूर जा रहा है, राइट, मेरे हार्ट से दूर जा रहा है, तो ये मेरी आर्टरी है, ये मेरी आर्टरी है, ओके। अब ये ऑर्गन है मेरा, ये मेरा ऑर्गन है, ओके, सब काम हुआ, खत्म हुआ काम, ओके। यहां से ब्लड निकला, ठीक है, यहां से ब्लड निकला और मेरे हार्ट की तरफ आ गया, ठीक है, मेरे हार्ट की तरफ आ गया वापस से, ओके।
अब ये क्या होगी, ये वेन होगी या फिर ये आर्टरी होगी? मैंने आर्टरी में देखा यार कि इट टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ब्लड का डायरेक्शन देखता हूँ, ठीक है, तो ब्लड तो हार्ट की तरफ आ रहा है, तो ये आर्टरीज तो नहीं होंगी, आर्टरीज तो नहीं होंगी। नेक्स्ट में क्या लिखा है वेन्स में, इट टेक्स ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। हाँ यार, इस केस में जो मेरा ब्लड है वो हार्ट की तरफ जा रहा है, ओके, तो ये एक वेन होगी। क्या होगी? ये एक वेन होगी। ऑलराइट, तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है जो मैंने समझाया ताकि तुम चीजें समझ पाओ कि हार्ट से यार, हार्ट से दूर जा रही है तो वो आर्टरी है, और यहां पर वेन जो है वो हार्ट के पास जा रही है। वो वेन क्या कर रही है? वेन ब्लड को हार्ट के पास ले जा रही है। ओके, आर्टरीज टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वेन्स टेक्स द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि वेन्स हमारे दिल के बहुत पास होती है। ओके, वेन्स हमारे दिल के बहुत करीब होती है। ओके सो गाइस, अब हम लोग बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन की, कि हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है। हम एक चीज जानते हैं, हमें ये थोड़ा सा दिखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन एक्चुअली है नहीं, ठीक है। हम एक चीज जानते हैं कि लंग्स में क्या हो रहा था, लंग्स में थे एल्वियोलाई, वो क्या थे? वो थे साइट ऑफ एक्सचेंज। वहां पर क्या हो रहा था कि ब्लड में ऑक्सीजन जा रहा था और ब्लड से CO2 बाहर निकल रहा था और हम CO2 को एक्सहेल कर रहे थे, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं कि एक्चुअली वो मैकेनिज्म आगे कैसे कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ब्लड के अंदर हमारे ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, ब्लड अब रेडी हो चुका है। तो यहां से लंग से ये जो ब्लड निकल रहा है, जो मैं यहां पर एरो ड्रॉ कर करके दिखा रहा हूं, तो वहां से ब्लड निकला और वहां से ब्लड निकल के आया हमारे हार्ट में, ठीक है, वहां से ब्लड निकल के आया हमारे हार्ट में। अब हार्ट में होते हैं 4 चेंबर्स, हार्ट में होते हैं 4 चेंबर्स, ठीक है। LA का मतलब है लेफ्ट ऑट्रियम, ओके, LA का मतलब है लेफ्ट ऑट्रियम, राइट। RA का मतलब है राइट ऑट्रियम, ओके। LV का मतलब है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और RV का मतलब है राइट वेंट्रिकल, ओके, RV का मतलब है राइट वेंट्रिकल। ओके, ये बात हो गई। अब क्या हुआ यार कि हार्ट, अब हमारा जो ऑक्सीजन हमको ब्लड में मिल गया, ठीक है, अब ब्लड वहां से आ रहा है, ब्लड धीरे 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 आया और हमारे हार्ट तक पहुंच गया। हार्ट में वो कहां एंटर हुआ? वो हुआ लेफ्ट एट्रियम में एंटर हुआ। वो कहां पर एंटर हुआ? लेफ्ट एट्रियम में एंटर हुआ। अब हम ये चीज जानते हैं कि ब्लड किसी न किसी वेसल में होता है, ठीक है, ब्लड जो है वो किसी न किसी पाइपलाइन में आया होगा, और ये जो पाइपलाइन है, ठीक है, ये जो पाइपलाइन है इसे हम कहते हैं पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो ब्लड हमारे हार्ट से, ब्लड हमारे लंग से, सॉरी, हार्ट तक कैसे आया? वो आया पल्मोनरी वेन में। अब एक चीज जो हम जानते हैं यार कि पल्मोनरी वेन, ठीक है, नाम में वेन आ रहा है, ओके, लेकिन हमने बात की थी, मैंने तुमको एक शॉर्ट में बताया था कि वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, राइट। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या मतलब होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब यार यहां पर तो ब्लड में ऑक्सीजन है, राइट, यहां पर तो ब्लड में ऑक्सीजन है क्योंकि अभी अभी ताजा ऑक्सीजन मिला है ब्लड को, और यहां से ब्लड आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि वो ब्लड जो आ रहा है वो तो पल्मोनरी वेन में आ रहा है, तो पल्मोनरी वेन एक एक्सेप्शन होता है, ठीक है। पल्मोनरी वेन जो होता है वो एक एक्सेप्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो वेन्स होती है वो जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन जो पल्मोनरी वेन होती है हमारी, वो सिर्फ एक ऐसी वेन होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो भैया इसका नाम पल्मोनरी वेन क्यों रखा? पल्मोनरी वेन इसलिए रखा क्योंकि वेन्स जो होती हैं, वेन्स ब्लड को हार्ट के पास लेकर आती है, राइट। हमने बात की थी वेन्स जो होती है वो ब्लड को हार्ट के पास लेकर आती है। क्या इस केस में ब्लड मेरा हार्ट के पास आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, ब्लड मेरा हार्ट के पास आ रहा है। इसका मतलब ये है तो वेन, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, ठीक है। ये बात हो गई। अब ये लेफ्ट एट्रियम में ब्लड एंटर हो गया, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड गया, ये जो रेड एरो दिख रहा है ना यहां पर, ये जो रेड एरो दिख रहा है, ये रेड एरो यहां से ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब यार, अब जब लेफ्ट ऑट्रियम से ब्लड नीचे आ रहा है, ठीक है, तो ये जो हमारा वॉल्व है, ठीक है, ये है बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, ये है बाइकस्पिड वॉल्व, ओके। तो यहां से ये जो वॉल्व दिख रहा है ना, ये जो वॉल्व है कि ब्लड जो है वो नीचे फ्लो कर रहा है, तो एक वॉल्व होता है वहां पर, एक वॉल्व होता है, उस वॉल्व को बाइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है लेफ्ट ऑट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के केस में। अगर मैं यहां पर राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल की बात करता हूं तो वो हमारा होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ओके, वो हमारा होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये रहा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जो मैंने रेड डॉट अभी बनाई वो है लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। अब यहां से ब्लड निकल गया अपनी यात्रा पे, कहां निकला? ब्लड निकल गया अपनी यात्रा पे। कौन सी यात्रा पे? ऑक्सीजन दान करने की यात्रा पे, ठीक है। तो ब्लड निकला और ब्लड के पास अब भरपूर ऑक्सीजन है, ब्लड अब हमारे हर एक ऑर्गन तक जाएगा, ठीक है, वहां पर रेस्पिरेशन होगा, अब रेस्पिरेशन के लिए उनको ऑक्सीजन लगेगा, राइट। तो ऑक्सीजन कौन सप्लाई करेगा? वो ऑक्सीजन हमारा ब्लड सप्लाई करेगा। तो ब्लड हर एक ऑर्गन तक जाएगा, ठीक है, वहां पर ब्लड देगा, सबको ब्लड देगा, और इन रिटर्न ब्लड को क्या मिलेगा? इन रिटर्न ब्लड को मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। इन रिटर्न ब्लड को मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड।
तो सब हो गया काम, ओके कंप्लीट काम हो गया। अब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, ठीक है, सब जगह से ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। अब एक बात समझना इंपॉर्टेंट है कि पहले ब्लड के अंदर ऑक्सीजन था, ठीक है, पहले ब्लड के अंदर ऑक्सीजन था तो हम उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बुला रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ यार, अब ब्लड में CO2 बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि जब हमने हमारे सेल को ऑक्सीजन दिया उसने बदले में हमको कार्बन डाइऑक्साइड दिया, ठीक है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड लेके ब्लड बेचारा निकल गया। ओके, तो अब जब सब ऑक्सीजन जा चुका है, तो अब यार जब ऑक्सीजन की डिलीवरी हो चुकी है और कार्बन डाइऑक्साइड की डिलीवरी एक्सेप्ट कर ली जा चुकी है, हम अपने ब्लड को बुलाएंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, हम हमारे ब्लड को बुलाएंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों बुलाएंगे? क्योंकि अब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा खूब ज्यादा है। तो अब ये जो ग्रीन लाइन से डिनोटेड है, जो मैंने ग्रीन से डिनोट किया है, अब ये जो है वो बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब क्या हो रहा है, अब क्या होगा यार, अब हमारे बॉडी से वापस से हमारे मतलब सारे ऑर्गन से ब्लड वापस से, जो मैं ग्रीन एरो ड्रॉ कर रहा हूं, वापस से हमारे हार्ट में आएगा। और हार्ट में कहां पर एंटर करेगा? हार्ट में एंटर करेगा या राइट ऑट्रियम में। तो ऊपर का जो एरिया है वो ऑट्रियम है, नीचे का वेंट्रिकल है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और एंटर किया हमारे राइट ऑट्रियम में, ठीक है। तो जो पाथवे इसने फॉलो किया इसे कहा जाता है वेना कावा। क्या कहा जाता है? शावा शावा नहीं, वेना कावा, ठीक है, इसे कहा जाता है वेना कावा। ओके, अब वेना कावा बता दिया मैंने, लेकिन एक चीज मैं बताना भूल गया कि यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से जब हमारा ब्लड कैरी किया जा रहा है तो किसी ना किसी वेन या फिर आर्टरी में किया जा रहा होगा, तो वो किया जाता है आयोटा में, ठीक है। अब आयोटा में किया जाता है राइट। तो क्या हो रहा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकल रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकल रहा है और हमारी बॉडी की तरफ जा रहा है, राइट। अगर हमें पूछ लिया जाए कि आयोटा आर्टरी है या फिर वेन है, आयोटा आर्टरी है या फिर वेन है, तो हम क्या जवाब देंगे? हमें एक चीज बिल्कुल से पता है कि आर्टरीज ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती है, ठीक है, ये दूर करने का काम करती है, अच्छी नहीं है ठीक है, जोक सपाट। आर्टरी क्या करती है? आर्टरीज ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है, सही बात है, आर्टरीज ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है। आयोटा यहां पर क्या काम कर रहा है? क्या आयोटा यहां पर ब्लड को दूर ले जा रहा है मेरे हार्ट से? हाँ बिल्कुल ले जा रहा है। तो क्या आयोटा एक आर्टरी है या फिर एक वेन है? क्या होनी चाहिए? आर्टरी होनी चाहिए। तो आयोटा एक आर्टरी होती है एंड इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन आवर बॉडी, ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन आवर बॉडी। ओके, ये बात वही खत्म। अब हमने बात की यहां पर वेना कावा की, ठीक है, क्या हुआ यहां पर? वेना कावा की हमने बात की, यहां से बॉडी से हमारा ब्लड निकला, ठीक है, हमारा ब्लड निकला और आ रहा है अब हार्ट की तरफ। कौन सा पाथवे फॉलो किया? वेना कावा। अब एंटर हो गया राइट ऑट्रियम में, वही वापस से फॉलो होगा राइट ऑट्रियम से। अब ब्लड हमारा नीचे की साइड जाएगा, ब्लड फ्लो कर रहा है तो ब्लड अब नीचे की साइड जाएगा, ठीक है, यहां से ब्लड आया और ब्लड अब नीचे की साइड जाएगा। ओके, अब राइट वेंट्रिकल में चला गया हमारा ब्लड। अब इसके बाद क्या होने वाला है? इसके बाद ब्लड वापस से निकलता है, ठीक है, ब्लड यहां से वापस से निकला, ब्लड यहां से वापस से निकला। इसको मैं ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, यहां से निकला और यहां से निकल के ब्लड वापस से हमारे लंग्स में चला जाता है। ब्लड हमारे लंग्स में वापस से क्यों जाता है? क्योंकि अब भाई ब्लड खराब हो चुका है, अब ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है। तो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड ने कलेक्ट किया वो हमारे बॉडी से बाहर एक्सहेल करना पड़ेगा, राइट, हमें एक्सहेल करना पड़ेगा। तो इसलिए यार ब्लड फटाफट से जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हमारे लंग्स तक लेकर आता है। फिर लंग्स में वापस वही चीज होती है, CO2 हम एल्वियोलाई को देते हैं, वहां से हम ऑक्सीजन लेते हैं और वापस से ये प्रोसेस फॉलो होती है, ठीक है। तो ये थी कंप्लीट प्रोसेस। अब वापस एक बात करते हैं कि यहां से, ठीक है, ये जो यहाँ पर बेसिकली ये जो वेसल है यहाँ पर जहां से हमारा ब्लड जा रहा है लंग्स की तरफ, ठीक है, ये क्या है? ये है पल्मोनरी आर्टरी, ये है पल्मोनरी आर्टरी। अब हमने ये बात की थी कि आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन इस केस में आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, ठीक है, इस केस में आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। फिर भैया इसको आर्टरी क्यों कहा गया? वापस से वही सवाल, वापस से वही जवाब। इसे आर्टरी इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो है हमारे हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जा रही है। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रह गया हो तो एक बार मैं वापस समझा देता हूं इसको, ठीक है, ये जो रेड से मार्क की गई है, मैं वापस से एक गोला लगा देता हूं। इसको हमने पल्मोनरी वेन इसलिए कहा, क्योंकि ये जो है बेसिकली ब्लड को हमारे हार्ट के पास लेकर आ रही थी, ये ब्लड को हमारे हार्ट के पास लेकर आ रही थी। लेकिन बस इतना फर्क था, इतना एक्सेप्शन था कि ये कैरी कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और जनरली वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। यहां से, ठीक है, अब मैं इसको ब्लू में मार्क कर रहा हूं, यहां से ब्लड जो है वो आर्टरी के थ्रू जो है वो लंग्स में जा रहा है। इसे पल्मोनरी आर्टरी कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि ये ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जा रहा है, ठीक है। ऑल्दो ये कैरी कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है,
ऑल्दो ये कैरी कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जनरली आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, इसलिए पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है, यहां पर वो कैरी कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जनरली आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड करती हैं। तो अगर हम इसका थोड़ा सा और अच्छा सा स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो वो कुछ ऐसा है। हमने बात की ये लंग्स हमारे लंग्स में कैपिलरीज होती है। कैपिलरीज की हमने बात की थी कि कैसे वो आर्टरीज और वेन्स को ज्वाइन करने का काम करती हैं, ठीक है। यहां से ब्लड हमारा निकला पल्मोनरी वेन से। कौन सा ब्लड है ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कौन कैरी कर रहा है, इसे कैरी कर रही है पल्मोनरी वेन। कौन सी वेन कैरी कर रही है, पल्मोनरी वेन। ये एक एक्सेप्शन क्यों है, ये एक एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि वेन्स जो होती है वो जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, राइट। वो जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, लेकिन पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड कर रही है। फिर इसको नाम वेन क्यों दिया गया, इसको नाम वेन इसलिए दिया गया क्योंकि ये ब्लड को हार्ट के तरफ ले जा रही है। ओके, ये ब्लड अंदर आते हुए दिख रहा है, ठीक है, ब्लड अंदर आया और यहां से बाहर निकल रहा है, ठीक है, यहां से बाहर निकल रहा है। अब ऑल्दो मैंने वो नीचे बताया था क्योंकि वो एक डायग्राम था, ठीक है। तो यहां से ब्लड आया और यहां से ब्लड वापस से बाहर निकल गया, ठीक है, ब्लड बाहर निकल गया, ऐसे बाहर निकल गया। ओके, ये आयोटा है, हमने बात की है, आयोटा है। आयोटा आर्टरी है फिर वेन है, आयोटा आर्टरी है। क्यों है आर्टरी, क्योंकि हमारे हार्ट से दूर लेकर जा रही है, सही बात है। ओके, फिर ये गई हमारे बॉडी में सब ऑक्सीजन दे दिया गया, CO2 ले लिया गया, ठीक है। अब ये जो ब्लड है ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये यहां से ट्रांसपोर्ट हुआ, आगे आया, ये वेना कावा है, ठीक है, ये वेना कावा के थ्रू ब्लड अगेन एंटर हुआ हमारे राइट ऑट्रियम में। यहां से वापस गया नीचे, यहां से आया, मैं वापस से एरो ड्रॉ कर रहा हूं, यहां से आया, ठीक है, और यहां से ऊपर निकल लिया, ठीक है, ऊपर निकल लिया, राइट। ये क्या है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी है। अगेन वही एक्सेप्शन, वही वाली बात है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हार्ट के अंदर एक्चुअली ये चीजें कैसे हो रही है। ओके, तो पल्मोनरी वेन से हमारा ब्लड आया, कौन सा ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, इस लेफ्ट ऑट्रियम में आया, राइट, इस लेफ्ट ऑट्रियम में आया, एकदम सही है, एकदम बराबर। ओके, इस लेफ्ट ऑट्रियम से ये एरोज दिख रहे हैं, ये एरोज है इंडिकेशन कि भाई ब्लड आ चुका है। अब ब्लड यहां से नीचे आया, तो मैं एरो बना देता हूं, यहां से नीचे आया। अब ब्लड क्या करता है, लेफ्ट ऑट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर हमारी बॉडी की यात्रा पर निकल जाता है, ठीक है। बॉडी की यात्रा में कैसे निकलता है, आयोटा के थ्रू निकलता है। ओके, तो यहां पर ये जो कर्व्ड एरो है, यहां से गया यहां पर, यहां से गया यहां पर, और ये जो एरो है यहाँ पर हम फॉलो करते हैं, ये फॉलो करते हैं, ये आ गया आयोटा, ये आ गया हमारा आयोटा, ठीक है। यहाँ से हमारा ब्लड जो है वो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में निकल जाता है। आयोटा आर्टरी है, हो गया सब काम खत्म, दुनिया भर का काम हो गया। ये है सुपीरियर वेना कावा। हमने बात की ना कि कैसे वेना कावा के थ्रू ब्लड वापस से हमारे हार्ट में आता है। एक होती है सुपीरियर वेना कावा और दूसरी होती है इंफीरियर वेना कावा, ठीक है, दूसरी होती है इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा बॉडी के जो ऊपर के पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वहां से ब्लड को लेकर आती है, और इंफीरियर वेना कावा बॉडी के जो नीचे के पार्ट्स होते हैं वहां से ब्लड लेकर आती है, ठीक है, ब्लड एंटर हुआ सुपीरियर वेना कावा से, इंफीरियर वेना कावा से ब्लड एंटर हुआ। ओके, राइट ऑट्रियम से गया नीचे, ये रहा हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व, ओके, यहां से ब्लड नीचे एंटर हुआ राइट वेंट्रिकल में, ध्यान से देखना, और जा रहा है वापस से बाहर। ये बाहर निकल रहा है, कैसे बाहर निकलेगा, ये पल्मोनरी आर्टरी से। ओके, तो इस तरीके से कुछ हमारा हार्ट काम करता है। अब हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं लिम्फ की। हम ये चीज जानते हैं कि हमारी वेन्स और आर्टरीज को ज्वाइन करती है कैपिलरीज, ठीक है। तो होता ये है, जनरली होता ये है, जो हमारी कैपिलरीज होती है उसमें कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उस पोर्स के चलते प्लाज्मा, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स, कौन से सेल्स, ब्लड सेल्स जो है वो एस्केप कर जाते हैं। कहां पर एस्केप करते हैं, इंटरसेल्युलर स्पेसेस में। और इंटरसेल्युलर स्पेसेस क्या होती है ये हम अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो ये इंटरसेल्युलर स्पेसेस में एस्केप कर जाती है। ओके, फॉर्मिंग अ फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ, ठीक है, फॉर्मिंग अ फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ। ये एनसीईआरटी में काफी अच्छे से दिया हुआ है। ओके, अब बेसिकली ये जो होता है लिम्फ जो होता है वो सिमिलर होता है प्लाज्मा से, ठीक है, इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा बट इट इज कलरलेस एंड हैज अ लिटिल बिट ऑफ लेस प्रोटीन, ठीक है, इट हैज लेस प्रोटीन। अब ये जो होता है बेसिकली लिम्फ वो समवॉट सिमिलर होता है प्लाज्मा से, लेकिन इट हैज लेस प्रोटीन। अब इन इंटरसेल्युलर स्पेसेस से ये क्या करता है, ये चले जाता है लिम्फेटिक कैपिलरीज में, ठीक है, ये चले जाता है लिम्फेटिक कैपिलरीज में। अगर तुम एक वर्ड पर ध्यान दोगे ना तुम्हें एक्चुअली समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि लिम्फ एक छोटा सा पार्ट है। नाउ दीज जॉइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स, ठीक है, लार्ज लिम्फ वेसल्स एंड देन दीज ओपन इनटू लार्ज वेन्स, ठीक है, लार्ज लिम्फ वेन्स हम बोल सकते हैं, लार्ज लिम्फ वेन्स। लिम्फ का सबसे पहला काम ये होता है कि इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट, ठीक है,
इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट। दूसरा काम होता है कि इट ड्रेन्स द एक्सेस फ्लूइड। अब बेसिकली जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस होती है ना, वहां से क्या करता है कि ये जो एक्सेस फ्लूइड होता है उसको वापस से ब्लड में डाल देता है, ठीक है, उसको वापस से ब्लड में डाल देता है। तो ये लिम्फ वाला एक छोटा सा पोर्शन हमारा हो चुका है, और ये कलरलेस होता है। एक चीज याद रखना कि कलरलेस होता है। तो बस यार, आई होप कि आपको ट्रांसपोर्टेशन पसंद आया होगा। ठीक है, हमने हार्ट की बात कर ली, हमने प्लांट्स की बात कर ली, हमने लिम्फ की बात भी कर ली। और अगर आप चाहते हैं तो आप नीचे जाके क्विज दे सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, आपको नीचे मिल जाएगी, ठीक है। और इसी के साथ साथ तुम मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। ऑफ कोर्स अपना खुद का चैनल है टेलीग्राम पर, padle.in, ओके। तो बस यार, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो यार। विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।